नवंबर की वो रात थी जब ठंड सिर्फ मौसम नहीं रही थी, वो एक इरादा बन गई थी। अमित शर्मा पिछले 3 घंटों से NH-58 पर गाड़ी चला रहा था और अब उसकी होंडा सिटी की हेडलाइट्स उस कोहरे से लड़ रही थी जो सड़क को निगल रहा था एक एक इंच करके। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरहद पर बसा ये इलाका हमेशा से अजीब था, मगर आज रात कुछ और ही था हवा में। बुआ के बेटे की शादी अगले दिन सुबह थी। गांव से अभी भी कोई 50 किलोमीटर दूर था और अमित के हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो गए थे। विजिबिलिटी 10 मीटर भी नहीं थी। GPS का नीला तीर हिचकिचाते हुए घूम रहा था, जैसे वो खुद नहीं जानता था कहाँ जाना है। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, किसी पहाड़ी लोक धुन का टुकड़ा, और फिर अचानक वो भी एक खड़खड़ाहट में बदल गया और बंद हो गया। सड़क के किनारे एक पीला बोर्ड आया, सागर मोटेल, 500 मीटर, कमरे उपलब्ध। पेंट उखड़ा हुआ बोर्ड थोड़ा टेढ़ा था, मगर अमित ने राहत की सांस ली। उसने गाड़ी धीरे की। मोटल एक पुरानी धर्मशाला की तरह लग रही थी, जिसे किसी ने बीच में ही छोड़ दिया हो और फिर कोई और उठाकर चला गया हो। 2 मंजिला ढांचा, दीवारों पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई। पार्किंग में सिर्फ एक ट्रक था, नंबर प्लेट कीचड़ से ढकी। रिसेप्शन पर एक बल्ब जल बुझ रहा था और उसकी रोशनी में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। सफ़ेद बनियान, मोटा चश्मा और नजरें जो किसी किताब में नहीं थी। एक रात के लिए, अमित ने कहा। बुजुर्ग ने रजिस्टर खोला, पेन धीरे चला। नाम अमित शर्मा। बुजुर्ग का हाथ एक पल के लिए रुका, इतना छोटा पल कि शायद अमित ने गलत देखा हो। फिर उसने लिखा, कमरा नंबर 7। उसने चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर रुक गया। काउंटर के पीछे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें 13 हुक लगे थे, बाकी सब खाली थे। 13 नंबर पर एक चाबी लटकी थी जो बाकियों से थोड़ी अलग थी, पीतल के रंग की, मगर उस पर जंग नहीं था, जैसे उसे हाल ही में साफ किया गया हो। अमित ने चाबी ली और चला गया। 7 नंबर का कमरा ठीक था, साफ, छोटा, एक खिड़की जो कोहरे में खुलते थे। अमित ने जूते उतारे, कपड़े बदले और लेट गया। नींद आने में देर नहीं लगनी चाहिए थी, मगर आंखें बंद होने के बाद जो पहली बात उसने सुनी वो उसके ऊपर के मंजिल से आ रहे थे। एक कदम रुको, एक कदम रुको, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो या बहुत बूढ़ा या कुछ और। अमित ने करवट ली, छत की तरफ देखा। प्लास्टर पर एक पुराना दाग था, गहरा भूरा, लंबाई में फैला। और अजीब बात यह थी कि उसकी शक्ल किसी इंसान के हाथ जैसे थे, उंगलियां फैली हुई। उसने आंखें बंद कर ली। रात 12 बजे के करीब उसकी नींद खुले। ऊपर से आवाज बंद थी, बाहर सिर्फ हवा थी, और हवा में एक आवाज थी जो रोने जैसी थी, मगर उसमें शब्द नहीं थे। अमित को प्यास लगी थी। वो उठा, पानी की बोतल खाली थे। उसने दरवाज़ा खोला और गलियारे में झांका। कॉरिडोर की एक तरफ 7 से 12 नंबर के कमरे थे और दूसरी तरफ सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाती थी। ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, फिर भी उसने सीढ़ियाँ चढ़ी। दूसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरा था, बाकी गलियारा खाली था। दीवार पर एक पुरानी ट्यूबलाइट जो जल नहीं रहे थे, बस थरथरा रहे थे।
और दरवाजे पर धातु के जर्द अक्षरों में 13 लिखा था। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी, पीली कांपती हुई। बाद में अमित खुद से पूछता रहा, उसने दरवाज़ा क्यों खोला? कोई जवाब नहीं था। शायद जवाब यही था कि उसे खोलना ही था। दरवाज़ा बंद था। उसने दस्तक दी, कुछ नहीं। उसने हैंडल थामा और हैंडल ठंडा था। उस तरह नहीं जैसे धातु ठंडी होती है, उस तरह ठंडा जैसे किसी मुर्दे की कलाई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अमित लौट आया। उसने बाथरूम से पानी पिया, वापस बिस्तर पर गया और सोचा कि नींद आएगी। नींद आई और उसके साथ एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी, पीठ उसकी तरफ, सामने की खिड़की पर खड़ी। खिड़की से बाहर वही कोहरा था। औरत आहिस्ता मुड़ी। उसका चेहरा अमित का अपना चेहरा था। वो चीख कर उठा। 3 बजे थे। कमरे में एक अजीब खुशबू थी, फूलों जैसी मगर सड़ी हुई। गेंदे के फूलों की वो खुशबू जो अर्थी पर रखी जाती है। और कमरे के कोने में कुछ था। अमित ने देखा, या देखा कि उसने देखा, दीवार के उस कोने में जहां प्लास्टर सबसे ज्यादा उखड़ा था, एक साया था। ऊंचाई में इंसान जितना, मगर अनुपात गलत था। बाहें थोड़ी लंबी, गर्दन थोड़ी झुकी, और वो साया कुछ कह रहा था। वो दीवार को देख रहा था। अमित ने लाइट जलाई। साया नहीं था, मगर दीवार पर उस जगह जहां साया खड़ा था कुछ लिखा था। पुरानी लिखावट, धुंधली मगर पढ़ने लायक। अमित नाम के कई अक्षर थे उसमें, और एक तारीख नवंबर की, इस साल की, आज की रात की। कुछ इत्तेफाक नहीं होते, कुछ बातें सिर्फ इंतज़ार करती हैं। अमित कांप रहा था। उसने फ़ोन उठाया, नेटवर्क नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। गलियारा खाली था। नीचे जाने की सीढ़ियाँ वही थे। उसने रिसेप्शन की तरफ कदम बढ़ाए। रिसेप्शन पर वो बुजुर्ग नहीं था। उसकी कुर्सी खाली थी। रजिस्टर खुला था। अमित ने झिझकते हुए उसे उठाया। आखिरी एंट्री उसकी अपनी थी, अमित शर्मा, कमरा 7। मगर उसके ऊपर पिछले पन्ने पर एक और एंट्री थी, 20 साल पुरानी, तारीख और नाम अमित शर्मा। वही नाम, वही दस्तखत। और उसी एंट्री के आगे लाल स्याही में, या शायद वो लाल स्याही नहीं था, लिखा था कमरा नंबर 13। अमित को याद आया कि उसके पिता अक्सर कहते थे कि उनके दादा एक बार इस रास्ते पर गुम हो गए थे, 20 साल पहले। एक शादी में जाते वक्त वो कभी वापस नहीं आए। उनकी कार मिली थी NH 58 के किनारे, इंजन चालू, दरवाज़ा खुला, मगर वो नहीं मिले, कभी नहीं। उनका नाम भी अमित था। अमित के हाथ से रजिस्टर गिर गया। ऊपर से फिर वो आवाज़ आई, एक कदम, रुको, एक कदम। मगर इस बार आवाज़ नीचे आ रही थी, सीढ़ियों पर। अमित पीछे हटा। दरवाज़ा, मेन गेट, वो वहाँ था, बस 10 कदम दूर। उसने पलट कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर से एक आकृति उतर रही थी। सफ़ेद कपड़े, चेहरा अंधेरे में, और उसके हाथ में कमरा नंबर 13 की चाबी। वो पीतल की, बिना जंग की चाबी। आकृति रुके सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर, और फिर उसने सिर उठाया। चेहरा था, मगर वो चेहरा अमित का था। वही माथा, वही आंखें, वही नाक, मगर पुराना, 20 साल पुराना, थका हुआ। और उन आंखों में ना डर था,
ना क्रोध, सिर्फ एक याचना थे, एक गुजारिश जो शब्दों में नहीं थे। जो एक बार उस कमरे में गया वो हमेशा के लिए वहीं रह गया, जो नहीं गया वो उसे बुलाने लगा। अमित भागा, गेट खुला, उसने धक्का दिया और वो खुल गया। ठंडी हवा का एक थपेड़ा लगा उसके मुंह पर। पार्किंग में उसकी गाड़ी थी। उसने चाबी जेब में महसूस की, भागते हुए दरवाज़ा खोला, इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी चली। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, मोटल की रोशनी धुंधली होती जा रही थी। पार्किंग में वो ट्रक था और उसके ठीक सामने वो आकृति खड़े थे। हिल नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। अमित ने मिरर से नजरें हटाई। उसने एक्सेलरेटर दबाया और कोहरे में घुस गया। सुबह 6 बजे वो गांव पहुंचा। बुआ ने दरवाज़ा खोला और उसका चेहरा देखकर चौंकी। अरे, रात को कहाँ रुके? सुबह ही निकल पड़े क्या? अमित ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ चाय मांगी। शादी अच्छी रही, खाना था, संगीत था, रिश्तेदार थे। अमित पूरे दिन वहाँ रहा, हंसा, बोला, तस्वीरें खिंचवाई। मगर शाम को जब वापसी का वक्त आया तो बुआ ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम्हारे दादाजी इसी रास्ते पर गुम हुए थे, जानते हो? बरसों पहले वो भी एक शादी में ही जा रहे थे। अमित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पापा ने बताया था। बुआ ने उसे गौर से देखा। तुम ठीक तो हो? रात को सोए नहीं क्या? आंखें लाल है? नहीं, बस थकान है। वो गाड़ी में बैठा NH 58 पर वापस। उस रात अमित ने जो देखा था उसे वो किसी को नहीं बताया, ना इसलिए कि कोई यकीन न करता, बल्कि इसलिए कि एक हिस्सा उसका अभी भी वहीं था, उसी गलियारे में, उसी कोने में, उस रजिस्टर के पन्ने पर। घर पहुंचने के 3 दिन बाद अमित ने एक सपने में देखा, एक बंद कमरा, पीली रोशनी और एक चाबी पीतल की, बिना जंग की। उसने सपने में चाबी उठाई और ताला खोला। अंदर एक आदमी था, उसकी उम्र का, उसकी शक्ल का, बैठा हुआ, दीवार से टेक लगाए, आंखें खुली, जिंदा नहीं, मगर इस दुनिया में भी नहीं। उस आदमी ने बहुत धीरे से कहा, वो आवाज़ जो गले से नहीं आती, जो सीधे दिमाग में पहुंचती है, तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रहा था। अमित की नींद खुले। उसके हाथ में एक चाबी थे, पीतल की, बिना जंग के। पुलिस के रिकॉर्ड में जो कभी किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, एक मामला था 20 साल पुराना। NH 58 के किनारे एक गाड़ी मिली थी, इंजन चालू, दरवाज़ा खुला, चालक गायब। गाड़ी के मालिक का नाम था अमित शर्मा और उसी रिकॉर्ड में एक नोट था, हाशिए पर किसी थके हुए अफसर के हाथ का लिखा। इस इलाके में तीसरी बार ऐसा हुआ, हर बार नाम एक ही। रात के कमरे कभी खाली नहीं होते, वो सिर्फ अगले मुसाफिर का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उज्ज्वलपुर देशी रियासतों में से एक था, जहां कभी राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। प्राचीन समय में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए रात के समय मशालें जला ली जाती थी। मशालों की रोशनी से अंधेरी रात भी रोशन रहते, इसलिए इस रियासत का नाम उज्ज्वलपुर पड़ गया था। उज्ज्वलपुर यूं तो राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता था, पर एक और खासियत इसे महत्वपूर्ण बनाती थी। वो है अमावस के दिन
गांव के सभी लोगों का घर से ना निकलना। अमावस के दिन गांव की सूनी गलियां, बंद बाजार और सभी घरों के बंद किवाड़ ऐसा दृश्य बना देते हैं मानो इस गांव में कोई रहता ही ना हो। पुराने समय में जो गांव में बिजली नहीं होने के बाद भी रोशनी हुआ करते थे, वही गांव अब बिजली होने के बाद भी अमावस्या के दिन रात को अंधकार में डूबा रहता। घरों से भी रोशनी की कोई किरण निकलती नहीं नजर आती। उज्जवलपुर की अमावस्या की रात इतनी भयानक लगती जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती। सोनी सड़कें, शांत माहौल और साए साए करती हवाएं दिल दहला देती। हवा चलने से बरगद के पेड़ के पत्तों की कड़कड़ाहट उस सन्नाटे में भयानक आवाज करती। सुनसान सड़कों पर कुत्तों के रोने की आवाज गांव वालों के दिल में डर पैदा करते। सूर्यवीर हर साल गर्मी की छुट्टी में अपने ननिहाल उज्जवलपुर आता और हर साल ही अमावस्या पर गांव को अंधकार में डूबा देखता। वो अब एक सजीला नौजवान था जिसकी रुचि अमावस्या का रहस्य जानने की थी। वो अक्सर अपने नाना नानी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता, पर उसके नाना नानी किसी न किसी बहाने से उसकी बात टाल ही दिया करते थे। सूर्यवीर भी कम शरारती न था। अमावस्या का रहस्य जानने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अमावस्या की रात थी। सूरज डूबने से पहले ही गांव के सभी सदस्य खाना पीना खा चुके थे। सूर्यास्त होते ही घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए गए। दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए। रात के करीब 9 बजे सूर्यवीर ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया, जिसे देखकर घर वाले डर गए। वो सूर्यवीर से विनती करने लगे कि वो टॉर्च तुरंत ही बंद कर दे। सूर्यवीर ने टॉर्च बंद करने की एक शर्त रखी कि उसे अमावस्या का रहस्य बताया जाए। सूर्यवीर की जिद के आगे उसकी नानी ने घुटने टेक दिए। नानी उसे कहानी सुनाने को तैयार हो गई। कहानी सुनाते समय नानी ने पहले भगवान राम का नाम लिया और फिर उन्होंने कहानी बतानी शुरू की। बात उन दिनों की है जब देश की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगभग घर के हर स्त्री पुरुष भाग लेते थे। जमुना देवी के पति भागीरथ भी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई। भागीरथ के सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जमुना देवी का जीवन संकटों में भर गया। बेटा बहू उन्हें छोड़कर चले गए। अपना गुजारा करने के लिए जमुना देवी ने चूड़ी की दुकान लगा ली। कुछ भले मानस उनकी मदद करने के लिए उनसे चूड़ियां खरीद लेते हैं। एक समय की बात है, अमावस के दिन सुगना सुबह ही चूड़ियां खरीदने के लिए जमुना देवी के घर पहुंची। दरवाज़ा बंद था। सुगना के दरवाज़ा खटखटाने पर जैसे ही जमुना देवी ने दरवाज़ा खोला, उनकी सुगना पर नज़र पड़ते ही सुगना धड़ाम से गिरी और उसकी जान निकल गई। पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि जमुना देवी डाकन है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ एक तो अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर गांव वालों के मन में डर पैदा करने लगे। एक दिन संयोगवश अमावस के दिन ही जब जमुना देवी सुबह अपने घर से पानी भरने के लिए निकली, तब उनकी पहली नज़र पेड़ पर पड़ी। जहाँ बैठी चिड़ियाँ उनकी नज़र पड़ते ही ज़मीन पर आ गिरी
और तड़पते हुए दम तोड़ देती है। चौपाल पर बैठे बुधिया ने ये नज़ारा देखा और वहां से भाग गया। वो दौड़ता हुआ पूरे गांव में हाथ भरता हुआ यही कहता जाता, डाकन ने चिड़िया का शिकार कर लिया। गांव वालों ने जब ये सुना तो सभी लोग हाथ में लाठियां लिए एक जगह पर एकत्रित हुए। सबने तय किया कि आज इस डाकन की जीवन लीला खत्म ही कर देंगे। सब जमुना देवी के घर की ओर चल दिए। उनके झुंड का नेतृत्व एक साधु कर रहा था, जो कि कुछ दिन पहले ही गांव में आया था और उसने ही गांव वालों को खूब भरमाया कि जमुना देवी डाकन है। जमुना देवी कमर पर मिट्टी का घड़ा लिए हुए सामने से आती दिखे। भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। साधु ने उन पर भस्म छिड़क दी। गांव वालों ने जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। गांव वालों ने ये मान्यता को शर्मसार करते हुए उस बूढ़ी बेबस महिला पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस नज़ारे को देखकर भोला, जो कि 12 साल का बच्चा था, अपने पत्थर फेंकते पिता से पूछने लगा, अम्मा जी को क्यों मार रहे हो? तो भोला के पिता ने कहा, बेटा, ये औरत मनहूस है, इसकी नज़र पड़ते ही किसी की भी मौत हो जाती है। आज ही एक चिड़िया इसकी नज़र से मर गई। तो इस पर भोला बोला, पर बाबा, वो चिड़िया तो मेरे निशाने से मरी थी। भोला की बात सुनकर अचानक पथराव करने वाले लोगों के हाथ रुक गए। सभी भोला की ओर आ गए। तभी साधु ने कहा, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। तो भोला बोला, आप खुद ही देख लीजिए। कहता हुआ भोला दौड़कर पेड़ के नीचे से मरी हुई चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया के पंख पर भोला की बंदूक के छलके का निशान था। लहूलुहान चिड़िया को देखकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने जमुना देवी को तुरंत रस्सियों से खोल दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। जमुना देवी मारी जा चुकी थी। साधु अब भी मानने को तैयार नहीं था कि जमुना देवी डाकन नहीं थे। वो गांव वालों से बोला, सुखिया की औरत भी तो इसकी नज़र पड़ते ही मर गई थी। गांव वालों की भीड़ से दूर खड़ा सुखिया सारा तमाशा देख रहा था। गांव वाले सुखिया के पास गए। वो उससे पूछने लगे, सुखिया, तेरी औरत की मौत कैसे हुई? तो इस पर सुखिया बोला, उसे दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ ही दिन की मेहमान है। मरने से एक रात पहले उसने मुझसे रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाने को कहा था। मैंने उसे रुपए देकर कहा था कि सुबह की पहली किरण के साथ अपनी चूड़ियाँ खरीद लेना। उसका उतावलापन ही उसे अगली सुबह जमुना देवी के घर ले गया। उसके बाद दिल का दौरा पड़ने पर उसकी वहीं मौत हो गई। ये सुनकर गांव वाले सकते में आ गए। उनसे बहुत बड़ी भूल हो गए थे। उस दिन के बाद से आज तक अमावस के दिन सभी लोग घरों में अंधकार में रहते हैं। गांव वालों का मानना है कि जमुना देवी की आत्मा आज भी गांव में घूमती है अपना बदला लेने के लिए। कहानी सुनने के बाद सूर्यवीर की आंखें भर आई। उसने ये तय किया कि आने वाली अमावस्या की काली अंधेरी रात को दीपों की जगमगाहट से वो उज्ज्वलपुर को रोशन कर देगा। उसकी इस बात का समर्थन घर वालों ने भी किया और फिर अगली अमावस को पूरे गांव को दिया जलाकर उज्ज्वल कर दिया गया और उज्ज्वलपुर फिर से उज्ज्वल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।